Our next chapter is chapter 12th, New Empires and Kingdoms. We have already studied that the Mauryas were succeeded by a number of native and foreign rulers. हम लोगों ने पहले ये चैप्टर में जो पीछे हमारे चैप्टर्स गए हैं उनमें हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि जो मौर्यास थे यानी कि मौर्यन जो डायनेस्टी थी वो बहुत सारे फॉरेन एज वेल एज नेटिव रूलर्स द्वारा सक्सीड की गई थी। यानी कि मौर्यन जो डायनेस्टी थी उनके जो सक्सेसर्स थे यानी कि मौर्यन रूल को जो चलाने वाले जो रूलर्स रहे थे वो फॉरेन रूलर्स भी थे और साथ ही साथ नेटिव यानी कि देसी रूलर्स भी थे। ऑफ देम सम वर इम्पॉर्टेंट, और उनमें से कुछ जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए, अशोका हो गए। बट आफ्टर द फॉल ऑफ कुशनाज इन द नॉर्थ एंड सातवाहनाज इन द डेक्कन द कंट्री ब्रोक अप इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। बट जैसे ही कुशनाज ने नॉर्थ के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया और सातवाहनाज ने हमारे इंडिया का हमारी कंट्री का जो डेक्कन एरिया था वहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया, उस टाइम के बाद हमारा जो कंट्री था वो बहुत बड़े पैमाने पे स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स में ब्रेक डाउन हो गया। दीज स्टेट्स वर ऑलवेज एट वॉर विद वन अनदर, और ये जितने भी स्टेट्स थे वो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई के लिए तत्पर रहते थे, एक दूसरे से लड़ाई करने को तैयार रहते थे। बट इन द बिगिनिंग ऑफ 4th century AD, these small kingdoms began to decline and Magध again became powerful under the Gupta dynasty. बट जैसे ही 4th century AD की बिगनिंग में हम लोगों ने देखा कि जितने ये स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो डेक्लाइन होने शुरू हो गए, यानी कि वो ख़त्म होने शुरू हो गए, और जो मगध जो एरिया था वो अगेन पावरफुल बन गया गुप्ता डायनेस्टी के अंदर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम इस चैप्टर के अंदर गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। Our first heading is the Gupta dynasty. This dynasty controlled the destiny of most of the North India for more than 200 years. जो ये डायनेस्टी थी यानी कि गुप्ता डायनेस्टी, उस डायनेस्टी ने नॉर्थ इंडिया की तकदीर को अपने कंट्रोल में रखा। इसका कहने का मतलब इन सिंपल वर्ड्स ये है कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी उन्होंने नॉर्थ इंडिया के ऊपर कब्जा कर रखा था 200 ईयर्स तक, यानी कि वहाँ पे 200 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम तक उन्होंने शासन किया। Although it was not as vast as Mauryan Empire, फिर भी ये इतना बड़ा नहीं था जितना मौर्यन एम्पायर था। But it left a deep cultural impact not only on the Indian subcontinent but also on the adjacent Asian countries. फिर भी इसने एक बहुत गहरा एक कल्चरल एक सांस्कृतिक तौर पे एक छाप छोड़ी थी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भी, और इसके साथ ही साथ हमारे इंडिया के आसपास वाली जो एशियन कंट्रीज हैं उन पे भी। प्रयाग, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र वर द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द गुप्ता रूलर्स। जैसे कि हमारे मौर्यन एम्पायर के अंदर प्रयाग, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, वैसे ही गुप्ता रूलर्स के अंडर भी ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, प्रयाग, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र। अंडर द गुप्ता रूल इंडिया मेड इमेंस प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। गुप्ता डायनेस्टी के अंदर यानी कि गुप्तास के रूल के अंदर इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की थी हर एक फील्ड के अंदर। That is why their glorious rule is known as the golden age of ancient Indian history. और इसी वजह से उनके शानदार रूल को गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है, यानी कि स्वर्णिम रूल हमारी पुरानी जो इंडियन हिस्ट्री है उसका। द गुप्ता डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय महाराजा श्री गुप्ता, और जो गुप्ता डायनेस्टी है उनके फाउंडर थे महाराजा श्री गुप्ता। ही वॉज फॉलोड बाय हिज सन घटोत्कच गुप्ता, और उनके जो सक्सेसर थे यानी कि महाराजा श्री गुप्ता के जाने के बाद जो घटोत्कच गुप्ता थे उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को चलाया। आफ्टर घटोत्कचा चंद्रगुप्त फर्स्ट केम टू द थ्रोन, और घटोत्कच के बाद उनके सन चंद्रगुप्त फर्स्ट थे जो कि शासन में आ गई। द ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वर, और ये जो गुप्ता डायनेस्टी है इनके ग्रेट रूलर्स थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्त सेकेंड। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। अब हम इनके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने 320 AD से 335 AD के बीच में रूल किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रांड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराजा।
चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे वो गुप्ता डायनेस्टी के ऐसे फर्स्ट रूलर थे जिन्हें महाराजा अधिराज का एक ग्रैंड टाइटल मिला था। महाराजा अधिराज जो है ये एक रॉयल रूलर टाइटल है जिसका मतलब होता है ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, यानी कि बहुत जितने भी किंग्स हुए हैं उनमें से एक जो सबसे ग्रेट किंग होता है वो उसे ये टाइटल मिला जाता है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे उन्हें ये टाइटल मिला था महाराजा अधिराज का। His father and grandfather are mentioned simply as महाराजाज। और उसके जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो फादर और ग्रैंडफादर यानी कि उसके पिता और दादा रहे थे उन्हें सिंपली महाराजा बोला जाता था, पर वो ऐसे एक फर्स्ट रूलर हुए गुप्ता डायनेस्टी के जिन्हें महाराजा अधिराज का टाइटल प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्ता मैरिड अ लिच्छावी प्रिंसेस कुमारा देवी। और चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने लिच्छावी की एक प्रिंसेस थी कुमारा देवी, उससे शादी की। अब लिच्छावी क्या है? लिच्छावी नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते थे। ये भी एक डायनेस्टी थी जिन्होंने 6th से 5th सेंचुरी BC के बीच में रूल किया था। द मैरिज वॉज वेरी एडवेंचरस टू हिम। एडवेंटेजियस यानी कि ये उसकी जो मैरिज थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवेंटेजियस रही, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा लाभ मिला इस मैरिज से। ही गॉट पाटलिपुत्रा एज द पार्ट ऑफ हिज डोरी। और उसे दहेज में पाटलिपुत्रा मिल गया, यानी कि पाटलिपुत्रा के उस पर उसका कब्जा हो गया। ही कंक्वायर्ड अ नंबर ऑफ किंगडम्स विद द सपोर्ट ऑफ द लिच्छावीज। और उसने बहुत सारे किंगडम्स के ऊपर भी अपनी विजय प्राप्त की लिच्छावीज के सपोर्ट से। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम मगध टू प्रयाग। और उन्होंने अपना एम्पायर को मगध से लेकर प्रयाग तक एक्सपेंड कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। अब बाद में आए समुद्रगुप्त जिन्होंने 335 से लेकर 375 AD के बीच में रूल किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो अपने सन समुद्रगुप्त के द्वारा सक्सीड किए गए थे, यानी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद उनके सन समुद्रगुप्त ने गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर रूल किया। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। और उन्हें जितने बड़े बड़े रूलर्स हुए थे, जो ग्रेटेस्ट महान जो रूलर्स हुए थे उनमें से एक रूलर माना जाता है इस डायनेस्टी का। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिवर ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। और जब उनका शासन चला उनके शासन के दौरान उन्होंने अपने एम्पायर को रिवर ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट टू द रिवर यमुना एंड चंबल इन द वेस्ट एंड फ्रॉम हिमालय इन द नॉर्थ टू द रिवर नर्मदा इन द साउथ। यानी कि उन्होंने ईस्ट साइड ब्रह्मपुत्र से लेकर वेस्ट साइड में यमुना एंड चंबल रिवर तक अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर दिया। और ऊपर नीचे की बात करें यानी कि नॉर्थ साउथ की बात की जाए तो ऊपर नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ के अंदर नर्मदा रिवर तक उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया। इट इज़ सेड दैट समुद्रगुप्त डिफीटेड 9 किंग्स इन द नॉर्थ एंड 12 किंग्स इन द साउथ। और ये कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने हमारे नॉर्थ इंडिया के जो 9 प्रोमिनेंट किंग्स थे यानी कि जो ग्रेट किंग्स थे उन्हें हराया था और हमारे साउथ इंडिया के 12 किंग्स को हराया था। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सप्लॉइट वॉज हिज डेक्कन कैंपेन इन विच ही कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ 3000 माइल्स थ्रू डेंस फॉरेस्ट। जो उनकी जो मिलिट्री थी उसका जो सबसे बड़ा वीरता का काम या फिर उन्होंने जो सबसे बड़ा उनका कारनामा कहा जा सकता है वो ये था जब डेक्कन कैंपेन के दौरान उन्होंने 3000 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया था डेंस फॉरेस्ट के बीच में से। दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन। और इसी वजह से उन्हें इंडियन नेपोलियन का टाइटल भी प्राप्त हुआ था, उन्हें इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता था। A pillar inscription at Allahabad gives valuable information of his region। और एक पिलर है जो कि इलाहाबाद में सिचुएटेड है जो कि पिलर इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद के अंदर, यानी कि पिलर है इलाहाबाद में जिसके ऊपर शिलालेख की हुई है, यानी कि उसके ऊपर लिखा हुआ है जो कि हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है उनके शासन के बारे में। रीजन का मतलब होता है शासन, उन्होंने जो शासन किया उस दौरान उन्होंने क्या क्या काम किए थे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस पिलर के ऊपर लिखी हुई है। इट वॉज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोइट हरिसेना इन संस्कृत। और ये लिखी गई थी उनके कोर्ट पोइट यानी कि उनके कोर्ट में जो पोइट रहते थे हरिसेना उन्होंने उस चीज़ को संस्कृत में लिखा था। द पिलर ऑल्सो हैज़ एन एडिक्ट ऑफ अशोका ऑन वन साइड। और उस पिलर के ऊपर अशोका के जो आदेश थे, फरमान थे, यानी कि जो धामा के बारे में उन्होंने जो आदेश दिए थे लोगों को, वो भी एक साइड पे लिखे हुए थे।
द इंस्क्रिप्शन ऑफ ए स्पेशल काइंड दैट इज नोन एज प्रशस्ति। और जो इंस्क्रिप्शन थी जो लिखी गई थी उस पिलर के ऊपर, वो एक स्पेशल काइंड में लिखी गई थी, एक स्पेशल टाइप में लिखी गई थी जिसे बोला जाता है प्रशस्ति। While प्रशस्ति were composed for some of the rulers you have read about in chapter 11, और चैप्टर 11 में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रशस्ति है वो कुछ जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उन्हीं के ऊपर लिखी गई थी, उन्हीं के लिए लिखी गई थी। सच एज गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, जैसे कि उनमें से एक है गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी। दे बिकेम फॉर मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्ताज, और गुप्ताज का जो टाइम था उस टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रूलर बन गए थे। इन द प्रशस्ति हरिसेना डिस्क्राइब्ड 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स एंड द रेस्पेक्टिव पॉलिसीज ऑफ समुद्रगुप्ता फॉर डीलिंग विद देम। और जो प्रशस्ति लिखी गई थी उसमें हरिसेना ने रूलर्स की 4 काइंड्स यानी कि 4 टाइप के जो रूलर्स होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया है, और समुद्रगुप्त की जो भी पॉलिसीज़ उन्होंने अपने रूल के दौरान लाई थी या लोगों के ऊपर लगाई गई थी, जो रूलर्स थे, रूल उनके द्वारा लगाए गए थे, वो सारे उसके अंदर लिखे गए हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स जो आई समुद्रगुप्त के रूल के दौरान और कैसे उन प्रॉब्लम से उन्होंने डील किया, वो सब उसके अंदर लिखा गया है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्होंने 375 से 415 AD के बीच में रूल किया। समुद्रगुप्त वो सक्सीडेड बाय हिज सन चंद्रगुप्त सेकंड, जो समुद्रगुप्त थे वो चंद्रगुप्त सेकंड जो कि उनके सन थे उनके द्वारा सक्सीड किए गए थे, यानी कि समुद्रगुप्त की मौत के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने गुप्त डायनेस्टी को चलाया था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन रूलर्स ऑफ इंडिया हु टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, और वो जाने माने हमारे जितने इंडियन किंग्स हुए हैं उनमें से एक ऐसे रूलर थे जिन्हें विक्रमादित्य का टाइटल प्राप्त हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टाइटल कैसे मिला, कि इन्हें विक्रमादित्य का टाइटल मिल गया था और समुद्रगुप्त थे उन्हें महाराजा धीराज का टाइटल मिला था, और ये कैसे मिलते हैं ये टाइटल्स। तो हमारे पहले पुराने जो रूलर्स हुए थे, जो बहुत ग्रेट रूलर्स हुए थे, उन रूलर्स ने जो काम किया, जो उनके रूल के दौरान उन्होंने जो उनकी प्रजा थी उनके लिए जो काम किया, वैसे ही अगर कोई काम दूसरा कोई रूलर आकर कर दे और उनके जैसा ही अपने एम्पायर को चला के दिखा दे तो उन्हें उनका टाइटल मिल जाता है, जैसे उनको उनके नाम से बोला जाने लग जाता है कि उन्होंने उस रूलर के जैसे एज इक्वल टू उस रूलर के जैसे उन्होंने हमारे लिए काम किया है, इसलिए उन्हें सम्मान के तौर पे ये टाइटल मिलता था। He defeated the last of Sakas and took control over the 3 great seaports on the western coast. और उन्होंने साकाज के जो लास्ट किंग थे उनको हरा दिया, और उनको हराने के बाद जो वेस्टर्न कोस्ट पे जो 3 ग्रेट सी पोर्ट्स थे उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। These were the outlet to vast overseas trade. और ये जो तीनों ग्रेट सी पोर्ट्स थे वो फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, यानी कि फॉरेन ट्रेड उन्हीं तीनों सी पोर्ट से होकर होता था। दिस बॉट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी टू हिज किंगडम, और ये तीनों जो सी पोर्ट्स थे उनके ऊपर उन्होंने जब से कब्जा किया था उसके बाद से उनके किंगडम के लिए वो तीनों सी पोर्ट्स थे वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के एक साइन हुए, यानी कि उन तीनों के ऊपर कब्जा करने के बाद से ही उनका चंद्रगुप्त सेकंड का जो किंगडम था उसे आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी मिली। He also maintained friendly relation with the Deccan and Southern kingdoms, और उन्होंने जो डेक्कन एरिया के जो किंग्स थे और साउदर्न जो किंगडम्स थे उनके साथ भी अपना फ्रेंडली रिलेशन बना के रखा। He shifted his capital to उज्जैन, और उन्होंने अपने जो किंगडम की जो कैपिटल थी उसे उज्जैन बना दिया था। चंद्रगुप्त सेकंड इज स्पेशली रिमेंबर्ड फॉर हिज पैट्रोनेज टू आर्ट एंड लिटरेचर, और चंद्रगुप्त जो सेकंड है उन्हें स्पेशली उनके आर्ट और लिटरेचर के लिए जो उनका डेडिकेशन था उसके लिए याद किया जाता है। ही एनकरेज्ड लर्नड मैन इन हिज कोर्ट, और वो जो उनके कोर्ट में एजुकेटेड मैन होते थे उनको हमेशा एनकरेज करते थे, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते थे कि आप जो चाहते हो वो आप करिए। द नवरत्न और 9 जेम्स लिव्ड इन हिज कोर्ट, और उनके जो 9 रत्न रहते थे या फिर 9 जेम्स जिन्हें बोला जाता है जो कि उनके कोर्ट में रहते थे, उन सबको वो एनकरेज करते थे किसी ना किसी काम को करने के लिए। दिस इंक्लूड कालिदास, और उनमें से कुछ हैं जैसे कि कालिदास जो कि बहुत ग्रेट एक पोइट थे, एंड आर्यभट्ट जो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। द चाइनीज ट्रैवलर
Fazian also visited India during his time, has written a detailed account of his kingdom. एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे फाजियान जो उनका जो रूल हुआ उस टाइम पे वो इंडिया आए थे और उन्होंने अपनी जो एक बुक लिखी है उस बुक के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर उनके किंगडम के बारे में बताया है. नाउ हर्षवर्धना जिन्होंने 606 से 647 AD के बीच में रूल किया. वी नो अबाउट हर्षा रीजन फ्रॉम मैनी लिटरेरी सोर्सेज. हम लोग हर्षा रीजन के बारे में जानते हैं अलग अलग लिटरेरी सोर्सेज से. हर्षा रीजन यानी कि हर्षा का जो शासन है. द फर्स्ट इज हर्ष चरित्रा विच इज़ अ बायोग्राफी ऑफ हर्षा. उनमें जो फर्स्ट है वो है हर्ष चरित्रा जो कि हर्षा की बायोग्राफी है. इट वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज बाय हिज कोर्ट पोइट बाना भट्टा. वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है उनके कोर्ट पोइट बाना भट्टा के द्वारा. द बायोग्राफी गिव्स अ जेनियोलॉजी ऑफ हर्ष एंड विद हिज बिकमिंग द किंग. और जो बायोग्राफी है उनमें हर्षा की जो जेनियोलॉजी है यानी कि हर्षा की लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है और वो जो बुक है वो एंड होती है उससे जब वो किंग बन जाते हैं. द अदर सोर्स इज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर Zunzang, who was an honored guest in the court of हर्षा. जो कि और हमें जो हर्षवर्धन है उनके बारे में हमें जो जुंगजैंग है उनसे भी पता चलता है जो कि एक ऑनर्ड गेस्ट थे हर्षा की कोर्ट के अंदर. वो बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे यानी कि बौद्ध धर्म की एक जगह से दूसरी जगह प्रचार प्रसार करने वालों में से एक थे. बोथ ऑफ देम एक्सट्रीमली प्रेज हर्षा. और ये जो दोनों ही हैं इन्होंने हर्ष के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेज किया है. फर्स्ट जो थी वो हर्ष चरित्रा जो कि बाना भट्ट के द्वारा लिखी गई थी और सेकंड जो थे वो जुएंगजैंग जिन्होंने हर्ष के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेज किया है. ये दो है इनसे हमें पता चलता है हर्षवर्धना के बारे में उनके शासन के बारे में. हर्षा वॉज नॉट द ओल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर. हर्षा जो थे वो अपने फादर के सबसे बड़े सन नहीं थे बट बिकेम किंग ऑफ थैनीसाई आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड. बट वो थैनीसाई के किंग बने उनके फादर और उनके जो दोनों बड़े भाई थे उनकी डेथ के बाद. हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कानूज एंड ही वॉज किल्ड बाय रूलर ऑफ बंगाल. और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे यानी कि उनके जो साले थे वो कानूज के रूलर थे और वो जो बंगाल के जो रूलर थे उनके द्वारा उन्हें मार दिया गया था. हर्षा टू कवर द किंगडम ऑफ कानूज. और उसके बाद उन्होंने जो हर्षा थे उन्होंने कानूज के किंगडम को अपने अंडर ले लिया. ही कन्क्वर्ड मगधा एंड बंगाल. उन्होंने मगध और बंगाल इन दोनों के ऊपर भी जीत हासिल की. बाय AD 612 हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द रिवर नर्मदा इन द साउथ. और 612 AD के बाद उनका जो एम्पायर था वो इतना फैल चुका था कि वो नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में रिवर नर्मदा तक एंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट. और वेस्ट में पंजाब से लेकर बंगाल जो कि ईस्ट में है वहाँ तक यानी कि इतना ज़्यादा फैल चुका था उनका पूरे इंडिया के अंदर हर एक कोने में उनका जो एम्पायर था वो फैल चुका था. Though he attempted to cross the river Narmada to march into the Deccan region, but was defeated by the king, Chalukyan king, Pulkeshi II. और उन्होंने सोचा कि अब नर्मदा तक तो मेरा रूल हो ही चुका है, मैं नर्मदा के बाद डेक्कन रीजन में भी अपना रूल करने की कोशिश करता हूँ. तो जैसे उन्होंने डेक्कन रीजन में मार्च किया तो वो वहाँ के जो चालुक्यन किंग थे पुलकेशिन II उनके द्वारा उन्हें हरा दिया गया यानी कि वो डेक्कन रीजन के ऊपर अपना राज नहीं कर पाए थे. Ravi Kirti, the court poet of Pulkeshi II, has also written about the war between Harshvardhana and Pulkeshi II in a Prashasti. और जो रवि कीर्ति थे जो कि पुलकेशिन II के कोर्ट पोइट थे उन्होंने जो हर्षवर्धना और पुलकेशिन II के बीच में जो वॉर हुआ था डेक्कन रीजन को लेकर उसके बारे में भी अपनी प्रशस्ति में लिखा है. हर्षा वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड पैट्रॉन ऑफ लर्निंग. जो हर्षा थे वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और वो लर्निंग के बहुत ज़्यादा इच्छुक थे यानी कि वो हर नई नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे. ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एट नालंदा बिहार. और उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी को जो कि बिहार के अंदर थी.
इट वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट लर्निंग, और वो उस टाइम की हायर एजुकेशन और बुद्धिस्ट लर्निंग का एक फेमस सेंटर था। यानी कि वही एक मतलब नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती थी। उस टाइम पे टीचिंग करवाई जाती थी बौद्ध धर्म की अलग से, और हायर एजुकेशंस के लिए भी जितने भी पढ़े लिखे लोग होते थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी ही जाते थे। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ बुद्धिज़्म, और वो एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन थे बुद्धिज़्म के लिए भी, यानी कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। Now, अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि प्रशस्ति है क्या। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं प्रशस्ति के बारे में कुछ डिटेल में कि प्रशस्ति क्या होती है। व्हाट इज प्रशस्ति? प्रशस्ति इज अ संस्कृत वर्ड दैट मीन्स इन प्रेज ऑफ। प्रशस्ति है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, यानी कि किसी की प्रशंसा में। इट वॉज यूज स्पेशली इन द प्रेज ऑफ किंग, और वो स्पेशली एक किंग की प्रेज में यूज़ की जाती है, यानी कि किंग की प्रशंसा करने के लिए प्रशस्ति का यूज़ किया जाता है। द प्रशस्ति डिस्क्राइब्स द किंग एज इक्वल टू द गॉड, और प्रशस्ति में एक किंग को गॉड यानी कि भगवान के इक्वल प्रेज की जाती है, उसको भगवान के इक्वल माना जाता है। Although प्रशस्तिज वर composed for earlier kings also, but they began to be used widely during the Gupta period. प्रशस्तिज थी वो अर्लियर जो किंग्स हुए थे, यानी कि हमारे जो पुराने बहुत पहले के जो किंग्स हुए थे उस टाइम पे भी यूज की जाती थी, पर ये बहुत ज़्यादा वाइड हो गई गुप्ता पीरियड के दौरान, यानी कि गुप्ता पीरियड के दौरान ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने लगी थी। नाउ डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वुड हैव रेड एंड अंडरस्टूड द प्रशस्तिज? अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा, आप लोग ये सोचते होंगे कि ऑर्डिनरी जो पीपल थे वो प्रशस्ति को रीड और अंडरस्टूड कर पाते थे या नहीं। नो, आई डोंट थिंक सो, बट मुझे ये लगता है कि नहीं, वो नहीं कर पाते होंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, और ये इन रीजन्स की वजह से है। प्रशस्ति वर रिटन इन संस्कृत, जैसे कि प्रशस्ति थी वो संस्कृत में लिखी जाती थी। इट वॉज लैंग्वेज ऑफ इलाइट क्लास एंड लर्न पीपल, और संस्कृत जो थी वो बहुत ज़्यादा अपर क्लास की जो पीपल होते थे उनकी लैंग्वेज थी, यानी कि इलाइट क्लास यानी कि अपर क्लास, एंड लर्न पीपल, एंड जो एजुकेटेड पीपल होते थे उनके द्वारा ही संस्कृत रेड और मतलब समझी जाती थी। ऑर्डिनरी पीपल यूज्ड प्राकृत लैंग्वेज, और जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो सिर्फ प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ करते थे। एंड समुद्रगुप्ता's प्रशस्ति द पोइट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स, और जो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी उसमें जो पोइट थे हरिसेना, उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा ग्लोइंग टर्म्स में प्रेज किया है, जैसे कि एज अ वॉरियर, एक वॉरियर के रूप में, एज अ किंग हु वन विक्ट्रीज इन बैटल, एक ऐसे किंग के रूप में जिन्होंने बैटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा विक्ट्रीज जीती। हु वॉज लर्न एंड बेस्ट ऑफ पोइट, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे और पोइट्स में सबसे बेस्ट थे। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू गॉड, उन्हें भगवान के इक्वल भी डिस्क्राइब किया गया है। द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेज, और जो प्रशस्ति थी वो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेज में कंपोज की गई थी। अब हम समुद्रगुप्ता ने जो 9 किंग्स नॉर्थ साइड में डिफीट किए थे और 12 किंग्स जो साउथ में डिफीट किए थे उनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो आर्यवर्ता, जो 9 किंग्स जो कि समुद्रगुप्ता ने नॉर्थ साइड में डिफीट किए थे उनके बारे में। समुद्रगुप्ता अपरूटेड द रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता, समुद्रगुप्ता ने आर्यवर्ता के जो रूलर्स थे उनको उखाड़ फेंका था। प्रेजेंटली मेजर पार्ट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, जो कि अब प्रेजेंट में बिहार एंड उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा पार्ट है। हु वर 9 इन नंबर, जो कि नंबर्स में 9 थे। देयर किंगडम वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ता's एम्पायर एंड दे वर रूल्ड डायरेक्टली बाय हिम, और जब समुद्रगुप्ता ने उनके ऊपर उनको हरा दिया उसके बाद में वो जो किंगडम्स थे वो समुद्रगुप्ता एम्पायर के पार्ट बन चुके थे, और समुद्रगुप्त थे वो खुद डायरेक्टली उनके ऊपर रूल करते थे। अब बात आती है दक्षिण में उन्होंने जो 12 रूलर्स को हराया था। दक्षिण पथा, समुद्रगुप्ता डिफीटेड 12 रूलर्स ऑफ द डेक्कन एंड द फार साउथ, दीज किंगडम्स वर नॉट एनेक्स्ड। समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने हमारे जो कंट्री का डेक्कन पार्ट था वहाँ पे जो 12 रूलर्स थे जो रूल करते थे उनको हराया था,
और ये कहा जाता है कि बहुत टाइम से जो साउथ के ये 12 रूलर्स थे उन्हें हराया नहीं गया था, यानी कि आज तक उन्हें किसी ने भी मतलब बहुत टाइम से हराया नहीं था। तो समुद्रगुप्त ऐसे फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने उन 12 के 12 रूलर्स को हरा कर जो दक्षिण का जो एरिया था, डेक्कन का जो एरिया था, वो अपने अंडर ले लिया था। The rulers only had to key an annual tribute and accept समुद्रगुप्ता as their overlord। और जो वो 12 के 12 रूलर्स थे उन्हें सिर्फ एक चीज़ बोली गई कि उन्हें एनुअली हमें ट्रिब्यूट देना होगा, यानी कि उन्हें हर साल हमें कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट के तौर पे देना होगा, समुद्रगुप्त को मतलब ट्रिब्यूट के तौर पे कुछ ना कुछ देना होगा, और उन्हें समुद्रगुप्त को अपने ओवरलॉर्ड के रूप में एक्सेप्ट करना होगा, यानी कि उनके अधिकारी के, उनके मतलब एक तरीके से गॉड के रूप में उन्हें स्वीकार करना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि समुद्रगुप्त अब उनके लिए सब कुछ है। The surrendered to समुद्रगुप्ता after being defeated and he then allowed them to rule again। और उन्होंने समुद्रगुप्ता को हारने के बाद में सरेंडर कर दिया था। उन्होंने समुद्रगुप्त की जितनी भी शर्तें थी उन्हें मान लिया था, और इसी वजह से उन्होंने बाद में, समुद्रगुप्त ने बाद में उन्हें रूल करने के लिए बोल दिया कि आप आपकी जगहों पे रूल कर सकते हो, पर आप रहोगे हमारे अंडर ही। अब आते हैं फ्रंटायर स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के जो फ्रंटायर स्टेट्स थे, यानी कि जो फ्रंट वाले जो स्टेट्स थे। दिस इंक्लूड सम हिमालयन किंगडम्स ऑफ आसाम। उसमें हिमालयन किंगडम्स इंक्लूडेड हैं, आसाम के, नेपाल के, कोस्टल बंगाल के, और द किंगडम्स ऑफ गंगा डेल्टा के किंगडम्स, एंड द ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट। और जो ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, यानी कि जो ट्राइबल जो लोग रहते थे नॉर्थ एंड वेस्ट में, दे एक्सेप्टेड हिज पावर। और ये जितने भी किंगडम्स थे इन सब ने समुद्रगुप्त की जो पावर थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। फॉलोड हिज ऑर्डर्स, और वो उनके ऑर्डर्स भी मानने लगे थे। बॉट ट्रिब्यूट एंड अटेंडेड हिज कोर्ट, और वो उन्हें ट्रिब्यूट भी ला के देते थे और उनके कोर्ट को भी अटेंड करते थे, यानी कि उनका जो उस टाइम पे कोर्ट लगता था जिसके अंदर वो समस्याएं सुनते थे लोगों की, उसको भी अटेंड करते थे। नाउ नॉर्थ वेस्ट किंगडम्स एंड श्रीलंका। अब नॉर्थ वेस्ट किंगडम्स एंड श्रीलंका की बात आ जाती है, यानी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न किंगडम्स थे जिनके ऊपर समुद्रगुप्त ने रूल किया था, और श्रीलंका के भी कुछ पार्ट थे जहाँ पे समुद्रगुप्त ने अपना रूल किया था। दीज इंक्लूड द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज who were perhaps the descendant of the Kushnaz and Shakas and the ruler of Sri Lanka। इसमें जो बाहर वाले एरियाज़ के जो रूलर्स थे वो इंक्लूडेड हैं, शायद जो कुशनाज और शकाज के जो वंशज थे वो इसमें इंक्लूडेड हैं, और कुछ जो श्रीलंका के रूलर्स थे वो इस एरिया में इंक्लूडेड हैं। These rulers submitted to समुद्रगुप्ता, paid tribute and offered daughters in marriage। और ये लोग थे वो समुद्रगुप्त के सामने प्रस्तुत हुए, यानी कि समुद्रगुप्त के सामने आए और उन्होंने उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए भी मान गए वो कि हम आपको ट्रिब्यूट देंगे, और वो अपनी डॉटर्स को भी ऑफर करते थे मैरिज के लिए, यानी कि वो बोलते थे कि आप हमारी बेटी से शादी कर लो। जो ये जो किंगडम्स होते थे, इन किंगडम्स के जो राजा होते थे वो अपनी बेटियों को लेके आते थे और बोलते थे समुद्रगुप्त को कि आप हमारी बेटी से शादी कर लो। समुद्रगुप्ता was not only a great warrior but also a great musician and a talented poet। समुद्रगुप्त थे वो एक ग्रेट वॉरियर ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े म्यूजिशियन भी थे और साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पोइट भी थे, यानी कि कवि भी थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द वीणा। वो वीणा बजाने के बहुत ज़्यादा मतलब इच्छुक थे, वो बहुत ज़्यादा वीणा बजाना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उन्हें। मैनी ऑफ हिज कॉइन्स शो हिम प्लेइंग ऑन द वीणा। और उनके जो बनाए हुए जो कॉइन्स थे उनमें उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया भी गया है, जैसे कि ये गोल्डन कॉइन ऑफ समुद्रगुप्ता शोइंग हिम प्लेइंग द वीणा। ये उनका जैसे अपने यहाँ पे अब 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के चलते हैं, वैसे उस टाइम पे जो सिक्के चलते थे वो गोल्ड के और सिल्वर के सिक्के चलते थे, और वो सिक्के जो वहाँ का रूलर होता था उसकी फ़ोटो बनी हुई थी उन सिक्कों के ऊपर, और वही सिक्के चलते थे। तो जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है वो वीणा बजा रहे हैं। He was also a great patron and lover of art and literature। वो बहुत बड़े देशभक्त भी थे और वो आर्ट और लिटरेचर के लवर थे। Though he was a follower of Hinduism, but he was equally tolerant toward other religions। वो हिंदुज़म के फॉलोवर थे, यानी कि वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, पर फिर भी वो अदर जितने भी रिलीजन्स थे उन रिलीजन्स की भी वो उतनी ही रिस्पेक्ट करते थे जितनी वो हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट करते थे।
ही हैड एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, यानी कि इस लाइन का कहने का मतलब है कि उनके पास दिमाग के साथ साथ दिल की भी शक्तियां थी, यानी कि वो दिमाग से सोचने के साथ साथ दिल से भी सोचते थे।